जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत सारे बच्चे थे जो कह रहे थे कि सर आप तो जॉब में आने के बाद में पढ़ाना ही छोड़ दिया, आप हमें पढ़ाइए, टाइम निकालिए। तो देखिए, आज हम उन सभी बच्चों के लिए जो खासकर हमसे जुड़े हुए हैं और विशेषतः उन बच्चों के लिए जो दूर दराज के गाँव में रहते हैं, लेकिन वो भारी भरकम फीस दे करके जेई मेंस या नीट की तैयारी नहीं कर पाते 11th-12th के साथ में या फिर 12th के बाद में, उनके लिए खासकर मैंने आज ये चैनल बनाया है आप लोगों के लिए डेल्टा प्लस के नाम से। डेल्टा प्लस ये नाम ऐसे ही हमने ले लिया भाई, कोरोना में कई वेरिएंट आए थे, ऐसा ही एक वेरिएंट था डेल्टा प्लस, तो ऐसे ही दिमाग में बैठे बैठे नाम आ गया कि क्या नाम रखे, तो डेल्टा प्लस हमने इसका नाम रखा है। आपके इस यूट्यूब चैनल को मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसके वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा जो मेन मोटो है, मेरा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि मैं उन बच्चों तक मेरी जो भी शिक्षा है वो उन बच्चों तक पहुंचा सकूं जिनके लिए एक हाई भरकम फीस दे करके एक कोचिंग करना पॉसिबल नहीं होता। अब तक मेरे से जुड़े हुए बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे को जो जानने वाले वो भी अच्छे से तरह जानते हैं कि अब तक सैकड़ों या थाउजेंड्स में बोलूँ तो कम होगा बच्चे मेरे से 11th और 12th में फिजिक्स पढ़ करके अपने करियर को बहुत अच्छा बना चुके हैं। और आज कुछ डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी पोस्टेज पे है। तो उन सभी से भी, और जो बच्चे मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ेंगे, उन सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को उन बच्चों तक खासकर पहुंचाने की कोशिश करें जिनको ये शिक्षा मिल सके। तो जुलाई का सेशन हमारा आज शुरू हो रहा है 2022 का, और आज से हम 2 जुलाई को ये आपका चैनल शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं रोज़ाना आपको 11th और 12th की फिजिक्स की क्लासें जो लूँगा वो वीडियो या तो आपके पास ऑफलाइन पहुंचेंगे या फिर ऑनलाइन पहुंचेंगे, यानी या तो वीडियो में बना करके ऑफलाइन वीडियो बना के उनको अपलोड कर दूंगा या फिर हम लाइव क्लासेस में भी इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये क्लासें मोस्टली कल से यानी कि 3 जुलाई से हम प्रारंभ कर देंगे, और नो डाउट आप ये मानकर चलिए कि आपको मैं इतनी अच्छी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से और ऐसा प्रयास करूंगा कि जो बच्चे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते उनको भी बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की और प्रोवाइड, और जहाँ तक पॉसिबल होगी मैथ या बायो की भी आगे देखेंगे हम। तो खासकर जो स्कूलिंग बच्चे हैं 11th-12th और जो जेई मेंस या मेडिकल्स की नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लासें बहुत फ़ायदेमंद होगी। और मैं एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए जो अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ की क्लासेस होती है वो भी लेके आऊँगा जल्दी ही, ठीक है, इसी चैनल पर। तो ये डेल्टा प्लस के नाम से ये चैनल है, और मैं उन सभी बच्चों को इसकी लिंक शेयर करूंगा जो बच्चे आगे से आगे दूसरे बच्चों को इसकी लिंक भेज करके उनको ये फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें जो किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, भले वो अभी आने वाले समय में बीएससी नर्सिंग या डी फार्मा या डीएमएलटी जैसे छोटे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, या फिर नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हो, या जो बच्चा बेसिकली स्कूलिंग से तो जुड़ा हुआ है 11th-12th का, उनको तो करना ही करना है फाउंडेशन बेस पे। तो मोस्टली हम फिलहाल फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे कल से, और इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री की क्लासेस और मैथ बायो की भी आपकी स्टार्ट कर सके। लेकिन ये डेल्टा प्लस आप लोगों को समर्पित है और आप लोगों का प्यार मेरे को मिलेगा, मैं ऐसा आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। तो आज की जो हमारी एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी इसमें मैं आपके लिए अभी 2 वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी जस्ट 10th पास की है, उनके मन में ये कन्फ्यूजन है कि हम अब कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और क्या करें, और दूसरा उन बच्चों के लिए जो 12th पास कर चुके हैं, ठीक है, साइंस से या आर्ट्स से या किसी भी स्ट्रीम से, उनके मन में भी ये शंका बनी हुई है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। तो उन सब के लिए हम ऐसे 2 वीडियो लेके आएंगे। तो आज का जो वीडियो हमारा है वो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10th पास की है, उनको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, और आप भविष्य में अपने फ्यूचर में क्या बेस्ट कर सकते हो उसके बारे में भी हम बताएंगे। और एक वीडियो अलग से बनाऊंगा
ट्वेल्थ पास जो बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी सीनियर क्लास पूरी कर ली और अब वो कॉलेज में जा रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या क्या अपने बेस्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलने की वजह से या प्रॉपर दिशा नहीं मिलने की वजह से हम दिशा भटक जाते हैं और अपना करियर बर्बाद कर बैठते हैं, और जब यहाँ से 3-4 साल निकल जाते हैं तो उसके बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो मेरा वीडियो जो भी बच्चा देखेगा, निश्चित रूप से मैं ये दावा करता हूँ कि आप लोगों को आपके करियर में ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए, आज हम डेल्टा प्लस का ये पहला एक इंट्रोडक्टरी क्लास उन बच्चों के लिए समर्पित है जिन्होंने अभी 10th किया है 2021-22 में, और अब वो कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हैं। तो देखिए, स्ट्रीम जब बच्चा सिलेक्ट करता है, बायो या मैथ, आर्ट्स या कॉमर्स, और आर्ट्स में भी कौन से सब्जेक्ट वो लेगा या कॉमर्स में भी कौन से सब्जेक्ट लेगा, उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अब कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बच्चे अपना जो स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं उसमें वो अपने दोस्तों के देखे देख कर लेते हैं, या पेरेंट्स के कहने से कर लेते हैं, या फिर उनका कोई अपना मोटो नहीं होता, बस कि पढ़ना है तो ले लेते हैं। लेकिन आपका जो मुख्य रूप से जो उद्देश्य होना चाहिए स्ट्रीम को सिलेक्ट करने के लिए, वो ये होना चाहिए कि आपको ये देखना है कि मेरे को भविष्य कहाँ बनाना है, मेरा दिमाग कहाँ ज़्यादा काम करता है, मैं किस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ सकता हूँ। इस तरह से आपको अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है कि आपने यहाँ पर 10th पास कर ली। अब 10th के बाद में आपके पास ये दिमाग में रहता है कि अब मैं 10th के बाद में कौन सी स्ट्रीम लूँ। तो आपके पास पहली स्ट्रीम आती है PCM साइंस, दूसरा इसी में आपके पास आए PCB स्ट्रीम साइंस, और साइंस का ही एक पार्ट है ACB, ये स्ट्रीम एग्रीकल्चर में आता है। और 2 स्ट्रीम है आपके पास, एक आर्ट्स और लास्ट है कॉमर्स। ठीक है, अब आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। तो जनरली अगर मैं ग्रामीण एरिया की बात करूं तो ग्रामीण एरिया में कॉमर्स तो वर्तमान समय हमारे राजस्थान की मैं बात करूं और इंडिया में भी, राजस्थान में अगर बात करूं तो राजस्थान बोर्ड में इस बार मात्र 70-80 हज़ार स्टूडेंट जो है वो 12th में इंटर हुए थे। तो यानी मात्र 80,000 बच्चे कॉमर्स में थे, 80 के आसपास। और साइंस में इनकी तुलना में अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 लाख से अबो बच्चे जो थे, 2.5 लाख से ऊपर जो बच्चे थे वो साइंस स्ट्रीम में थे। और आर्ट्स में भी कॉमर्स से तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट भी देखना है, अपना फ्यूचर भी देखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या देखना है, अपने परसेंटेज देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने 10th में क्या परसेंटेज बनाया, उनको थोड़ा सा वो आपको अपने आप को एनालिसिस करने का एक बेस्ट वे होता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी बच्चे के 60% है या 70 है या मान लीजिए 90 भी है। ठीक है, अब इन परसेंटेजों के अलावा आपको सबसे इंपोर्टेंट चीज जो देखनी है वो 3 सब्जेक्ट देखने हैं, मैथ, साइंस और SST, सोशल स्टडी या हिंदी में आप सामाजिक ज्ञान कह सकते हो। तो इन तीनों सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर है। अगर आपके मैथ साइंस में अच्छे नंबर है तो इसका मतलब आपका जो लॉजिक है पढ़ने का, लॉजिकली जो स्टडी करते हो आप, ठीक है, कंसेप्चुअली वो बहुत अच्छी करते हो। इसका मतलब आप इन दोनों स्ट्रीम में जा सकते हो, या तो मैथ या बायो विथ फिजिक्स केमिस्ट्री। और यदि आप इन सब्जेक्ट में कम नंबर लेके आ रहे हो लेकिन आपके SST में बहुत अच्छे नंबर है, इसका मतलब आपको जीके पढ़ना भी पसंद है और जीके में आपका इंटरेस्ट भी है। ठीक है, यानी आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन सब में आपका इंटरेस्ट है, भूगोल हुआ, ठीक है, इतिहास हुआ, आपका अर्थव्यवस्था हुई, ये सारी चीजें, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह, इसका मतलब इन चीजों में आपका इंटरेस्ट है। तो आप निश्चित रूप से, ऐसा नहीं है कि ये वाले बच्चे आगे जा सकते हैं, आपको आर्ट्स लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? आर्ट्स। और कॉमर्स तो जनरली उन बच्चों को लेना है जिनको या तो CA करना है या बिजनेस मैनेजमेंट में आगे जाना होता है। देखो मैं तो ये सीधी सी जानता हूँ, क्योंकि बाकी कॉमर्स में स्कोप अगर हम देखें तो इतना नहीं है, केवल 2 स्ट्रीम इसमें मोस्टली देखी जाती है।
ठीक, सॉरी, दो जो रास्ते इसमें कॉमर्स में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो या तो आप सीए करो, ठीक है, या फिर आप मैनेजमेंट यानी बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हो। तो अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में या फिर सीए बनने की तरफ जा रहे हो तो आपके लिए कॉमर्स बेस्ट है। और कॉमर्स के लिए परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता, आपके अगर 60 है तो भी ले लो, 90 है तो भी ले लो, क्योंकि वो एक अलग तरीका है अपने आप में। जहां तक इन सब्जेक्ट की बात है मैंने आपको बताई, अगर आपके मैथ साइंस में बहुत अच्छे नंबर है तो आप ये वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अब इंटरेस्ट किस में ज्यादा आपका, मैथ में या बायो में? अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप डायग्राम याद कर सकते हो, क्लासिफिकेशन वगैरह बहुत अच्छे अच्छे नाम वगैरह याद रख सकते हो, तो निश्चित रूप से आपको बायो लेनी चाहिए। लेकिन आप कि मैथ की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, मैथ पढ़ना आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप लोग मैथ ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको थ्योरी भी पढ़ना इजी लगता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपको बहुत डर लगता है, लेकिन आपको ये है कि मेरे को साइंस में रहना है, तो आप एग्रीकल्चर ले सकते हो, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट तो ले लिया आपने, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया अपनी इच्छा के अनुसार। अगर उसके बाद में भी आप में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक थोड़े दिन मैथ बायो की क्लास लेके देख लीजिए, बाद में एग्रीकल्चर की लेके देख लीजिए, तो आपको अपने आप थोड़ा सा अपने आप को समझ में आएगा कि मैं किस स्ट्रीम में जा सकता हूँ। अब स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर इसमें हमने ये 11th 12th पढ़ तो लिया, उसके बाद में हमारे पास क्या है, क्योंकि यही एक स्टेप होता है 10th क्लास के बाद में कि अगर आप 11th या 12th में जो सब्जेक्ट लेकर के सीनियर कर लेते हो तो उसके बाद में आपको क्या करना है वो आपको आज ही सोचना है। 11th में एडमिशन लेते समय ऐसा नहीं कि 12th करने के बाद में सोचो कि मेरे को क्या करना है। तो मैं एक बार एक जनरल आइडिया आपको थोड़ा बेसिक लिए, ठीक है, वो खासकर साइंस स्ट्रीम में और आर्ट्स वाले में दूंगा। कॉमर्स का मैं पहले बता चुका हूँ, कॉमर्स को यानी आपको या तो बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है या फिर आपको सीए करना है, तो ही आप कॉमर्स लीजिए, अदरवाइज कॉमर्स उन बच्चों के लिए नहीं है जो रिसर्च में या इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए कॉमर्स का कोई महत्व नहीं। कॉमर्स एक अलग ही अपने आप में सब्जेक्ट होता है, वो उन्हीं बच्चों के लिए जो या तो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर सीए बनना चाहते हैं, ठीक है, खासकर। अब हम इनमें आगे चल के आप क्या कर सकते हो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो एक एक करके हम तीनों आपके जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, आर्ट्स और साइंस, इन दोनों की बात करते हैं, तीनों की। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके मैथ्स की। अगर आप 11th में मैथ लेते हो तो मैथ में आप क्या क्या आपके पास स्कोप है, पीसीएम, ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपका कंपलसरी रहेगा ही। पीसीएम साइंस जो है इसमें आप क्या कर सकते हो, देखिए इसमें अलग अलग आपके ब्रांच बनती है पीसीएम में। आप इसमें सबसे बेस्ट जो नॉर्मल चीजें होती है, ठीक है, कि सर मैं इसके बाद में टीचिंग लाइन में आना चाहता हूं, तो टीचिंग लाइन में आने का इसमें टीचिंग यानी आपको टीचर बनना है, तो टीचिंग लाइन में आपके पास क्या क्या स्कोप है, तो आप इसके बाद में 12th के बाद में डायरेक्ट बीएसटीसी कर सकते हो। अगर बीएसटीसी करते हो तो आप L1 का मतलब 1 से लेके 5 क्लास तक पढ़ाने वाले टीचर बन सकते हो, ठीक है। ये केवल बीएसटीसी वाले ही बनते हैं, इसमें बीएसटीसी ऐसा नहीं कि केवल मैथ वाला ही कर सकता है, इसमें आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, कोई भी 12th बाद में कर सकता है, ठीक है, बीएसटीसी खासकर। लेकिन इसके अलावा अगर आप बीएससी करते हो तो बीएससी के साथ में आपको बीएड करना पड़ेगा। अगर बीएससी बीएड आप कर लेते हो तो आप L1 टीचर के बाद में L2 टीचर जो होता है, जो 6ठी से 8वीं तक पढ़ाने वाले होते हैं, ये कर सकते हो। इसके अलावा आप इसी में सेकंड ग्रेड टीचर बन सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। लेकिन आप टीचिंग में इससे भी ऊपर जाना चाहते हो कि सर नहीं टीचिंग में मेरे को तो और भी आगे तक पढ़ाने की इच्छा है, 11वीं 12वीं को पढ़ाना है या कॉलेज वालों को पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीएससी के बाद में आपको एमएससी करनी पड़ेगी। अब एमएससी फिजिक्स मैथ वाला बच्चा तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग कर सकता है, फिजिक्स में कर सकता है या केमिस्ट्री में कर सकता है या मैथ में कर सकता है। तो आप जैसे ही पीसीएम कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, अगर अब आपके पास बीएड है तो ये वाली चीज होती है, तो आप स्कूल लेक्चरर बन सकते हो। अरे जी सर में, लेकिन अगर आपके पास बीएड ना हो, लेकिन अगर बीएससी एमएससी है और आपने नेट क्वालिफाई कर लिया और नेट के बाद में अगर आप पीएचडी भी कर लेते हो, ठीक है, तो आप कॉलेज के अलावा स्कूल लेक्चरर में जा सकते हो, सॉरी कॉलेज लेक्चरर में जा सकते हो। देखिए, तो कॉलेज लेक्चरर बनना है तो आपको बीएससी के बाद में एमएससी कीजिए, उसके बाद में नेट
क्लियर कीजिए। और नेट क्वालिफाई होने के बाद में आप नेट एक सिंपल इंट्रेंस एग्जाम होता है, ऐसा नहीं कि बीएड की तरह 2 साल का कोर्स होता है। बीएससी सभी जानते हो आपका 3 ईयर कोर्स होता है। बीएड आपका फिलहाल वर्तमान में 2 इयर्स का कोर्स है और एमएससी आपका 2 इयर्स का कोर्स है। ठीक है, तो 3+2 यानी 5 इयर्स में आपका बीएससी और एमएससी कंप्लीट हो जाता है। कई बार बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है जो 4 साल में आप पूरा कर सकते हो। ये पूरा करने के बाद में अगर नेट का एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप कॉलेज लेक्चर के लिए एलिजिबल हो। वर्तमान में आने वाले समय में ये सुनने में आया कि भाई सरकार ऐसा कर सकती है कि आपको पीएचडी करने के बाद ही एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि अगर आप पीएचडी नहीं हो तो आप कॉलेज लेक्चर के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। लेकिन वर्तमान में अभी एलिजिबल हो तो आप आसानी से नेट के बाद में कॉलेज का लेक्चर बन सकते हो या पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, पीएचडी में एडमिशन के लिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है तो आपको नेट प्लस जेआरएफ भी क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप जेआरएफ क्लियर नहीं हो, ठीक है, तो जूनियर रिसर्च फिलोसॉफी होती है। ठीक है, ये अगर नहीं क्लियर कर पाते हो तो आपको पीएचडी में एडमिशन तो मिलता है लेकिन फिर प्राइवेट कॉलेजों में मिलेगा, गवर्नमेंट में नहीं। गवर्नमेंट में अगर एडमिशन चाहिए तो नेट के साथ में जेआरएफ भी क्लियर करना पड़ेगा। नेट और जेआरएफ एक ही एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल एजुकेशन लाइन हो गई आपके लिए, बीएससी बीएड एमएससी नेट वगैरह। ठीक है, इसमें कई बच्चे जाते हैं कई नहीं जाते। ठीक है, अब मैथ का जो मेन उद्देश्य होता है बच्चों का, वो जाना चाहते हैं किसमें कि उनको इंजीनियरिंग करनी है आईआईटी से या एनआईटी से। तो देखिए पहले तो के टाइम में तो अलग अलग एग्जाम होते थे, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो बीटेक आपको करना है। बीएससी के बाद में क्या करना है? बीटेक। तो बीटेक करने के लिए आपके पास 2 एग्जाम है, एक है जेई मेंस, एक आता आपका जेई एडवांस। दोनों को समझिए, जेई मेंस क्या है और जेई एडवांस क्या है। जेई मेंस में आप 12th के बाद में 10+2 आपने पीसीएम से कर ली, उसके बाद में आपको एग्जाम देना पड़ेगा जेई मेंस का। जेई मेंस के द्वारा आपको एग्जाम मिलता, एडमिशन मिलता है एनआईटी प्लस ट्रिपल आईटी में। ठीक है, ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनआईटी में एडमिशन मिलता है। एनआईटी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ पे। ठीक है, और लगभग 30-32 के करीब एनआईटी और ट्रिपल आईटी भी 5 आता है, तो कुल मिला के 30-35 आपके पास एनआईटी और ट्रिपल आईटी बनती है। इनमें आप बीटेक के लिए आसानी से एडमिशन ले सकते हो। किसके बाद में? अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई हो जाते हो तो। अब जेई मेंस का और जेई एडवांस का क्या थोड़ा सा मेथड है उसको भी अच्छे से समझिए। जेई मेंस में आपका एक तरह का ये प्री एग्जाम होता है, किसके लिए? जेई एडवांस के लिए। लेकिन इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी ये एक तरह से क्वालिफाई एग्जाम भी है और मेंस एग्जाम भी है। मेंस तो किसके लिए? एनआईटी और ट्रिपल आईटी के लिए। लेकिन आईआईटी में जाना है, किस में जाना है? आईआईटीपी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अपने यहाँ पे लगभग अभी वर्तमान में 11-12 है। ठीक है, उसमें आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, रुड़की, आपका इसके अलावा आईआईटी जोधपुर, तो बहुत सारी आईआईटीज है, आईआईटी बीचू है। इन सब में एडमिशन लेने के लिए आपको जेई एडवांस क्लियर करना पड़ेगा। तो जेई मेंस में क्या होता है? आपके टोटल 90 नंबर का क्वेश्चन का 90 क्वेश्चंस का पेपर होता है। इसमें आपके 30+30+30 यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों के 30-30 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 360 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और 1/4 इसमें माइनस मार्किंग होती है आपकी। तो कुल मिलाकर के आपको 360 नंबर का पेपर देना होता है। इन 360 में से आप जितने भी कैंडिडेट बैठते हैं ऑल ओवर इंडिया, मान लीजिए 12 लाख बैठे, 13 लाख बैठे, जितने भी बैठते हैं, ठीक है, 12-13 लाख तो कम से कम बैठते हैं इतने। तो इनमें से लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट को, कितने? 2.5 लाख कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। किसके लिए? जेई एडवांस के लिए। बाकी बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं यहाँ से। अब ये 2.5 लाख स्टूडेंट जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करने का मतलब ये कि इनको जेई मेंस के बाद में जेई एडवांस का फॉर्म फिर से फिलअप करना पड़ेगा। हर जी सर में जेई मेंस में क्वालिफाई होने के बाद में जेई एडवांस के लिए आपको फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। और जो बच्चे जेई एडवांस का एग्जाम देंगे वो ये 2.5 लाख कैंडिडेट ही होंगे। इन 2.5 लाख कैंडिडेट में से अगर किसी ने जेई एडवांस का फॉर्म नहीं भरा है तो वो जेई एडवांस का नहीं दे पाएगा।
वो यहीं तक रह जाएगा। अब मान लीजिए जेई एडवांस में किसी ने एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई हो गया, तो यहाँ पर जेई एडवांस में लगभग आईआईटी में अगर देखें तो हम 5000 प्लस सीटें हमारे पास कितनी है, 5000 प्लस सीटें। और अगर एनआईटीज में देखी जाए तो इनमें लगभग 20,000 के करीब सीटें, तो 20,000 प्लस सीटें। तो इस तरह से आप 5,000 बच्चे अगर यहां चले गए तो बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं वो काउंसलिंग के द्वारा एनआईटी या आईआईटी में पहले जो एडवांस क्लियर करेगा वो आईआईटी में चला जाएगा, ठीक है। और जो आईआईटी में नहीं जा पाया उनके बाद वाले जो बच्चे हैं वो किस में जा सकते हैं, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में जा सकते हैं। लेकिन बाद में भी आप सोचो 2.5 लाख में से 25,000 ही तो हुए, बाकी 2.25 लाख तो अभी भी बच गए। इसका मतलब ये एग्जाम इतना आसान नहीं समझ सकते हम, क्योंकि पहले 13-14 लाख बच्चों में से 2.5 लाख में ये 2.5 लाख में फिर आपको लगभग 20-25 हजार टॉपर में आना पड़ेगा, तब जाके आपको एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। यहाँ से बीटेक करने के बाद में आपके पास एक सुनहरा कैरियर होता है टेक्नोलॉजी लाइन में। इसके बाद में आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो, या आप आईईएस का एग्जाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें जा सकते हो, ठीक है। या आईएएस के इक्विवेलेंट ही एक एग्जाम होता है इंजीनियरिंग लाइन का। इसके अलावा आप चाहो तो कई बच्चे आजकल तो ऐसे हैं बहुत सारे जो आईआईटी करने के बाद में प्राइवेट कंपनियों में पैकेज भी बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन बाद में मन नहीं करता तो फिर उठ करके वापस आईएएस की तैयारी करने के लिए आ जाते हैं और यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनते हैं। तो ऐसा भी होता है, लेकिन वो सोचने के बाद वो सोच आगे की और आगे का भविष्य क्या आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। लेकिन वर्तमान में आप अगर मैथ्स लेते हो तो आपका पहले लक्ष्य ही होना चाहिए कि मेरे को मेंस या एडवांस क्लियर करना है। मेंस या एडवांस क्लियर करते हो तो आपको एनआईटी में या ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल जाएगा, और अगर मेंस के अलावा अगर आप जेई एडवांस क्लियर कर जाते हो तो आपको आईआईटी में भी एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहला टारगेट तो होता है आईआईटी का, तो इसमें 5,000 प्लस सीटें लगभग तो इसमें आईआईटी में चले जाते हैं। फिर जो बच्चे बचते हैं 20,000 के आसपास वो एनआईटी और ट्रिपल आईटी में चले जाते हैं। अब कुछ एनआईटी बहुत अच्छी है, जैसे ट्रिची की एनआईटी सबसे बेस्ट मानी जाती है अपने यहाँ पर। एक हमीरपुर हिमाचल प्रदेश है, वहाँ भी बहुत अच्छी है। तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में मेरा एक स्टूडेंट था मुकेश खलीटा करके, ठीक है, आपके जॉबनेट के पास का था, ठीक है। कभी आएगा तो उनसे आपको यहाँ पर हम लाइव वीडियो में मिलाएंगे। उसने हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से एनआईटी से बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस से, और वर्तमान में वो जर्मनी में बहुत अच्छे लगभग 50 लाख के पैकेज के ऊपर वो है, और लगभग 4-5 साल से वो वहीं जर्मनी में सेटल है। इंडिया में भी आता रहता है, तो मिलता है कि सर आपने मुझे एडवाइस दी तो मैं यहाँ तक पहुँचा। 11th-12th में वो बच्चा मेरे पास ही पढ़ा था, और 12th में भी उसने बहुत अच्छा स्कोर किया था जेईई मेंस में। तो मैंने उसे कहा था कि कम से कम 1 साल अब आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो कोटा वो गया, और एक इंस्टीट्यूट का नाम लेना यहाँ वाजिब नहीं है, वहाँ से उसने कोचिंग किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको एनआईटी हमीरपुर में एडमिशन हो गया। वहाँ से उसने अपने स्तर पर ही जर्मनी के लिए अप्लाई किया, और स्टार्टिंग का उसका 43-44 लाख का पैकेज था, अभी तो 50-60 से ऊपर का पैकेज हो गया होगा, ठीक है। तो अच्छा पैकेज आपको एनआईटी से भी मिलता है, ऐसा नहीं कि आईआईटी से मिलता है। कई बच्चे हैं जो आईआईटी में भी गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो यहाँ जा सकते हो। अगर आप इसके अलावा किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो वो आपकी रिस्क और आपका फ्यूचर है कि आप वहाँ से कहाँ तक पहुँच पाते हो। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज अच्छी नहीं, कि प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छी है, जैसे आपका वीआईटी वेलोर है, इसके अलावा राजस्थान में भी अपने जैसे पूर्णिमा है, जेईसीआरसी है, और भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है। लेकिन भाई पहला सबका सपना यही होता है कि मेरे को आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन मिले, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत 11th क्लास से ही करनी पड़ती है। और मोस्टली कई बच्चे तो ऐसे जो 9th से इसी लाइन में आ जाते हैं, उनको वही फोकस करना होता है, तो वो उसी समय से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो अगर आपको भी इस लाइन में जाना है तो अभी से इन तीनों सब्जेक्ट पे बहुत फोकस करना है। आपको ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म में अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से आप कम से कम अपने 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्लास लूँगा आप लोगों की, तो ये 2 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करवा दूँ, ताकि आप अगर इसके बाद 12th के बाद में अगर किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग करने की भी कोशिश करो तो आप अपने आप को वहाँ पर सेटल्ड और संतुष्ट पाओ, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया बीटेक वाला। तो बीएससी की हमने देखी कि आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, बीटेक कर सकते हो। बीटेक के बाद में भी कई बार देखते हैं कि कई बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उस लाइन में जाते हैं। तो उसके लिए फिर आपको
एक एग्जाम होता है गेट का। गेट का एग्जाम देकर आईआईटी से या एनआईटी से एमटेक कर लीजिए। एमटेक करने के बाद में आप पॉलिटेक्निक कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर आप जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो तो बहुत सारी हमारी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे बेल है या ओएनजीसी है, एचपी है, बीपीसीएल है, स्टील इंडिया लिमिटेड है, तो बहुत सारी कंपनियां जिनमें गेट का स्कोर के आधार पर इंटरव्यू होता है और उसी के आधार पर आपको जॉब भी मिलती है। तो गेट भी बीटेक के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप गेट क्वालिफाई होते हो तो ये मानकर चलिए आप हिंदुस्तान के बेस्ट इंजीनियरों में से एक है। ठीक है, इसके बाद में आप इस लाइन में चले जाते हो तो कई बच्चे मैथ इसलिए भी लेते हैं कि उन्हें डिफेंस लाइन में जाना है। देखो डिफेंस में आप कैसे जा सकते हो, तो डिफेंस में जाने के दो रास्ते हैं भाई। ठीक है, डिफेंस का मतलब आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी। इसके लिए आपको क्या करना होता है, तो 12th क्लास के बाद में आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप एनडीए का एग्जाम दीजिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। इसमें आप अगर क्वालिफाई हो जाते हो, इसका भी एक रिटन एग्जाम होता है प्लस इंटरव्यू होता है प्लस मेडिकल होता है। ये पूरा होने के बाद में आपको एनडीए में एडमिशन मिलता है और इसमें आप कमांडेंट की पोस्ट पर आते हो, यानी कि ये एक तरह से आपका ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट होती है। पहली पोस्ट इसमें लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है, ये 12th के बाद होती है। ठीक है, और ये एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना ही होता है। इसके अलावा अगर आप 10+2 में, ध्यान दीजिएगा, पीसीएम में एग्रीगेट अगर आप 90 के आसपास बना लेते हो और इंग्लिश में कम से कम आपके 70 नंबर है, तो आपके पास एक इस एनडी के अलावा एक रास्ता होता है जिसे हम बोलते हैं TES +2, टेक्निकल एंट्री स्कीम। क्या बोलते हैं? टेक्निकल एंट्री स्कीम। टेक्निकल एंट्री स्कीम के द्वारा 10+2 के बाद, इसके बाद में 10+2 के बाद में टेक्निकल एंट्री स्कीम के द्वारा भी आप डिफेंस में जा सकते हो ऑफिसर ग्रेड में। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 12th क्लास में पीसीएम में 90% और इंग्लिश में 70% होने चाहिए। तो आप इसका फॉर्म भरते हो तो आपको रिटन एग्जाम से छुटकारा मिल जाता है, यानी आपको रिटन एग्जाम क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और मेडिकल होता है। तो आपका अगर ये स्कोर होता है तो टेक्निकल एंट्री स्कीम में आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है और इसमें आपको रिटन एग्जाम एनडी की तरह देने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी आपको वही पोस्ट मिलती है, वही ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट मिलती है जो एनडी के अंदर मिलती है। तो ये एक शॉर्ट तरीका है डिफेंस में जाने का, ऑफिसर ग्रेड में वो भी, लेकिन इसके लिए आपका 10+2 में स्कोर जो है वो लगभग ये होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सपने देखते हो कि मैं डिफेंस के अंदर या आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में कहीं पर भी आप अगर अधिकारी या ऑफिसर की पोस्ट पे जाना चाहते हो तो आपको ये दोनों चीजों में से एक करनी पड़ेगी। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद में अगर आप बीएससी, बीए कर लेते हो तो उसके बाद में भी एक एग्जाम लगता है सीडीएस का। किसका लगता है? सीडीएस का, सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज। इसमें इस एग्जाम को क्लियर करके भी आप कमांडेंट सर्विस में जा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद में आपको सीडीएस का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप सीडीएस का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको डिफेंस में ऑफिसर बनने का एक मौका और मिल जाता है और बहुत अच्छा ये अपने आप में स्कोप है। तो अगर डिफेंस में जाना चाहते हो वो भी ऑफिसर ग्रेड में, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा पहले जैसे आर्मी में सीधी भर्ती होती थी या नेवी में होती थी या एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप की भर्तियां होती थी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में, तो वो भर्तियां आपको पता है कि अभी अग्निवीर के द्वारा उसे रिप्लेसमेंट कर दिया गया है, यानी वो भर्तियां एक तरह से अब क्लोज हो गई। अगर आपको सिपाही या जवान के पदों पे जाना है तो उसके लिए आपको 10वीं या 12वीं यानी 10 के बाद में या 10+2 के बाद में सीनियर या सेकेंडरी के बाद में आप अग्निवीर का जो एग्जाम होता है उसका रिटर्न मेडिकल, वही प्रोसेस है जो पहले था, लेकिन इस एग्जाम में थोड़ा सा अंतर जो वो क्या है कि आपको इसमें 4 साल के लिए लिया जाएगा, 4 इयर्स के लिए। 4 साल की नौकरी होने के बाद में आपको यहाँ से 25% को आगे परमानेंट लिया जाएगा और जो बाकी आपके 75% है उनको यहाँ से कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा एक तरह से। लेकिन इस स्कीम का कुछ लोग
इसको गलत वे में देख रहे हैं, कुछ लोग सही वे में देख रहे हैं। मैं इसका एक अच्छा तरीका समझता हूँ और बहुत अच्छा ये सरकार ने किया है और इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। देखिए ये कितने फायदेमंद है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो अग्निवीर है, अग्निवीर योजना, इसमें पहले क्या था कि आपके पास मान लीजिए 100 कैंडिडेट ले रहे थे रजिस्ट्रेशन में, तो ये 100 के 100 कैंडिडेट अपनी परमानेंट जॉब पा रहे थे। कितने ईयर के लिए? 19 ईयर्स के लिए। 19 साल के बाद में तो वैसे रिटायरमेंट हो जाता है आर्मी का जो जवान होता है। अब क्या किया है कि 100 की जगह इसका 4 गुना लेंगे। कितने गुना? 4 गुना, यानी कि 400 कैंडिडेट लेंगे। अब आप सोचिए कि ये एक फायदेमंद है ना कि एक घाटे वाला सौदा। पहले मान लीजिए 100 को ले रहे थे, अब कम से कम 300 को एक्स्ट्रा तो ले रहे हैं। ये 300 जो होंगे वो 17.5 से 21 साल, 17.5 से 21 साल के बीच में जॉब करेंगे, तो लगभग 21 से 24 साल की उम्र में ये रिटायर होंगे। सॉरी 21 से 22 से मान लीजिए 22 से 24 साल के बीच में ये रिटायर होंगे। और उस स्थिति में इनको लगभग इन 4 साल में 11-12 लाख रुपए इनकी सैलरी मिल जाएगी और रिटायरमेंट के समय 11.71 हजार, ठीक है, यानी कि लगभग 12 लाख रुपए जो है वो इनको एक मुश्त मिलेंगे, वो भी बिना किसी टैक्स के, ठीक है। तो इतना बड़ा पैसा मिलेगा और इनको सरकार ने अलग अलग जो भर्तियां हैं, जैसे दिल्ली पुलिस है, इसके अलावा आपका असम राइफल्स है, और भी कई सेंटर की जो जॉब है, या और कोई स्टेट ने अपनी पुलिस में भी इनको आरक्षण देने की बात की है। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छा काम है। क्यों? क्योंकि वो 300 कैंडिडेट जो पहले कभी आर्मी में जा ही नहीं पा रहे थे, वो अब जाएंगे तो सही कम से कम 4 साल के लिए, और उनमें एक राष्ट्रभक्ति का निर्माण होगा, देश के लिए अच्छा, समाज के लिए एक अच्छा मैसेज देने वाले समाज में आएंगे तो समाज में भी अच्छाई आएगी। तो ये जो 300 कैंडिडेट बचेंगे, ठीक है, इन 300 को जब यहां पर निकालेंगे तो उसके अलावा इन 400 में से जो 100 बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये 300 तो आगे बाहर, ठीक है, लेकिन इनमें से जो 25% बच्चे, यानी 100 बच्चे मान लीजिए 400 में से आएंगे, 25%, ये आप सोचिए उन 100% का हिस्सा है जिन्होंने 4 साल तक एक तरह से ट्रेनिंग ली है। 4 साल तक क्या लिए? ट्रेनिंग लिए। अब आप सोचिए, एक तो 100 को सीधे परमानेंट जॉब दे रहे थे, अब आप 400 को लोगे और उनको ट्रेनिंग दोगे एक तरह से 4 साल, 6 साल की इसमें कंपलसरी ट्रेनिंग है, फिर भी एक तरह से जॉब का अनुभव होगा, और उनमें से जो बेस्ट होंगे उन बेस्ट को 25% के लिए चुना जाएगा। तो निश्चित रूप से आर्मी जो होगी वो भी काफी अनुभवी होगी, और उसमें युवा और जो अनुभव उन दोनों का बैलेंस रहेगा। तो हमारी आर्मी स्ट्रांग होगी, हमारा डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा, और इसके अलावा युवाओं को रोजगार में भी एक तरह से ग्रोथ मिलेगी। और वैसे भी भाई देश की सेवा है, अगर आप वर्दी पहन के करते हो तो बोले वो 4 दिन के लिए करो या 4 साल के लिए, अपने आप में गर्व की बात होती है कि आप देश के लिए डिफेंस में जा रहे हो, ठीक है। तो कितने भी समय के लिए जाइए, आप एक एक्स आर्मी मैन कहलाओगे, ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और 24 साल की एज में जब आप बाहर आओगे तो समाज में आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इस योजना का जो विरोध कर रहे हैं उनको इसकी अच्छाई वाले पहलू पे भी जानी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी किसी भी चीज के पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि इसका अच्छा क्या है, ठीक है, इसमें बुरा क्या है वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन अच्छा क्या है वो आपको देखना है, और देश के लिए आपको अच्छा करना है। तो इस योजना का लाभ उठाइए, और जो बच्चे 10वीं 12वीं कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं वो अग्निवीर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। और मैं आने वाले समय में भी जो नेवी और एयरफोर्स की विज्ञप्ति आ चुकी है उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ के जो भी टॉपिक होंगे उनके वीडियो बनाकर आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आप अगर कोई कोचिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप घर बैठे भी आसानी से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका डिफेंस का हो गया। अब हमने मैथ की बात कर ली, मैथ में ये सब आप लोग कर सकते हो, इसके अलावा भी और बहुत सारे कई स्कोप होते हैं, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद में आप सारे दे सकते हो, ठीक है। जितने भी ग्रेजुएशन लेवल पे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, एसएससी है, बैंक का है, या अदर मंत्रालय के कर्मचारियों का जो एग्जाम होता है वो सारे दे सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो ग्रेजुएशन लेवल एक अलग लेंगे, आपके सबके लिए बराबर है। लेकिन मैथ में जो एक्स्ट्रा था, आप डिफेंस में कैसे जा सकते हो, बीटेक कर सकते हो, इसके अलावा आप रिसर्च लाइन में जा सकते हो, वो भी आपके पास एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीसीबी।
देखिए, जो बच्चे बायो वाले होते हैं, ठीक है, इन बायो वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा सपना होता है कि वो डॉक्टर बने। और डॉक्टर बनने के लिए भाई आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, नीट यूजी, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट। ये आपको 4 एग्जाम के लिए, सॉरी 4 कोर्स के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है। सबसे पहले एमबीबीएस के लिए, दूसरा बीएमएस के लिए, बीएचएमएस, सॉरी बीएमएस, बीएचएमएस और एक बीडीएस, ठीक है। ये सारे कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ठीक है, या डेंटिस्ट, तो आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ऑल इंडिया लेवल पे पहले क्या होता था कि एआईपीएमटी के नाम से या सीपीएमटी के नाम से एग्जाम होता था, स्टेट लेवल के अलग अलग होती थी, लेकिन पिछले 5-7 सालों से ये कॉमन ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम हो गया। इसी के द्वारा आपको एम्स में एडमिशन मिलता है, इसी के द्वारा आपको एफएमसी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, वहां पर एडमिशन मिलता है। इसी के द्वारा वेलोर, जिपमर वगैरह और स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की जितने भी मेडिकल कॉलेज है, उनमें अगर एडमिशन चाहिए तो आपको नीट का एग्जाम क्लियर ही करना होगा। नीट एग्जाम में आपका टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में भी 2 भाग, बॉटनी और जूलॉजी। प्रत्येक पोर्शन से 45 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 45, यानी बायो के लगभग आपके 90 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और इन 180 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है, तो कुल मिला के 720 नंबर, और 1/4 इसमें माइनस मार्किंग होती है। तो ये एक बहुत अच्छा आपके पास मौका है कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के ये 90 क्वेश्चन की मैं आपसे एक तरह से प्रॉमिस करता हूं, और इसमें से आप आसानी से 80 से लेकर के 90 क्वेश्चन तक आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने 11th-12th में अगर ये मेरे साथ मेरी क्लासेस लेते हो तो 2 साल बाद जब आप नीट का एग्जाम दोगे 12th के बाद में, तो आप निश्चित रूप से फिजिक्स केमिस्ट्री के 80 से 90 क्वेश्चन इजी वे में अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी बचा आपका जूलॉजी बॉटनी, तो जूलॉजी बॉटनी की आप तैयारी कीजिएगा, कहीं और सोर्स आपको मिल जाए तो मैं अपने चैनल पे भी किसी बायो के टीचर को देख करके कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास में लूंगा आपकी। तो निश्चित रूप से आप 11th-12th के साथ ही आप नीट और जेईई मेंस में भी जो आपके 30-30 क्वेश्चन आते हैं वो भी आपका आसानी से यहाँ पे कवर मैं करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो स्कूलिंग के साथ में आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल रहा है, वो भी बिना किसी चार्ज के। और ये क्लास से खासकर मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो बच्चे दूर दराज गाँव में रहते हैं या गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। कोचिंगों की ये 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए जो उन्होंने फाउंडेशन के नाम पे फीस कर रखी है वो नहीं भरा पाते, ठीक है। एक सामान्य वर्ग से या गरीब परिवार के स्टूडेंट्स के लिए 1-1 1.5 लाख रुपए फीस भरना और फिर बड़ी बड़ी सिटियों में जाकर के हॉस्टल्स के 8-8 हज़ार रुपए महीने के, यानी लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए पर ईयर का जो खर्चा आता है उस उतना नहीं भर सकते। उन बच्चों के लिए मैं ये खासकर फ्री प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ। मेरा खुद का 13 साल का ये नीट और जेईई मेंस का कंपटीशन एग्जाम का अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद में जैसे ही कई बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर आप तो जॉब में आने के बाद में पढ़ाना ही छोड़ दिया, आप यूट्यूब पे आ जाइए हमें पढ़ाइए ताकि हमारे छोटे भाई हैं, हम खुद भी अभी जो तैयारी कर रहे हैं वो आपकी क्लासें लेकर के हमारी तैयारी कर सके। तो उन सभी बच्चों के लिए एक मैंने अच्छा मेरी तरफ से प्रयास करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी से ये निवेदन है कि मेरे इस चैनल का जो आपका अपना चैनल है डेल्टा प्लस, ये मेरा नहीं है, ये आप ही के लिए बनाया हुआ आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए कि हर वो बच्चा जो ये भारी फीस दे करके किसी कोचिंग में नहीं जा सकता, वो यहाँ पर आसानी से अपनी क्लास से लेकर के अपनी भविष्य के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, अपने बोर्ड क्लासों के लिए बहुत अच्छी तैयारी यहाँ से फ्री में कर सकता है, ठीक है। आपको जो मेरे क्लास नोट्स होंगे उन नोट्स को मैं खुद बनाता हूँ। यहाँ पे मेरे नोट्स जो बने बनाए होंगे वो आपको अंत में मैं पीडीएफ फाइल के रूप में मेरे टेलीग्राम जो ऐप होगा उस पर पीडीएफ के रूप में आपको मैसेज कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस चैनल में मैं आपको मेरे जो
टेलीग्राम ऐप है उसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर के आप टेलीग्राम ऐप से जुड़ सकते हो डेल्टा प्लस के नाम से, और वहां से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। हर क्लास के बाद में जो हमारी पीडीएफ फाइल होगी वो उसमें आपको मिलती जाएगी, तो आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे और आपको आसानी से यहाँ पर आपकी क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये आपको मेडिकल लाइन में बताया। इसके अलावा नीट का एग्जाम कई बच्चे नहीं क्लियर कर पाते, तो उनके लिए भी भविष्य में बहुत कुछ करने को जरूरी नहीं है कि हम डॉक्टर बने तो ही भविष्य में कुछ कर पाएंगे। डॉक्टर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, बहुत रास्ते हैं। आप मेडिकल के ही बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, 4 इयर्स का आपका ये कोर्स होता है 12th के बाद में। इसके अलावा आप चाहो तो बी फार्मा कर सकते हो, डिप्लोमा इन फार्मा कर सकते हो। इसके अलावा जो डीएमएलटी कोर्स है, छोटे कोर्स 2-2 साल की डिप्लोमा है, ठीक है। कमजोर बच्चे जो 50-60% है वो इतनी हाई स्टैंडर्ड पढ़ाई करने से डरते हैं कई बार, लेकिन फिर मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे छोटे छोटे कोर्स होते हैं। रेडियोलॉजी के आपके इसमें रेडियोलॉजी के अलावा जो नेत्र चिकित्सा सहायक होते हैं, आई असिस्टेंट, ठीक है, और भी कई छोटे छोटे इसमें डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, वो कर सकते हो। इनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम लगता है। अगर हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में RUHS राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी जो है वो इसका एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाती है, अलग से इसके फॉर्म निकलते हैं। लगभग जुलाई अगस्त के आसपास इनके एग्जाम आते हैं, फॉर्म निकलते हैं, और अक्टूबर के आसपास इसका एग्जाम लग जाता है। अक्टूबर तक काउंसलिंग होकर के आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो। इसके अलावा बीएससी तो नॉर्मल आप कर ही सकते हो, बीएससी करके जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री में एमएससी कर सकते हो। एमएससी के लिए खासकर मैं आपको बता दूं कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट से अगर एमएससी करना चाहते हो, तो आप अगर जिस दिन 12th के बाद में बीएससी में एडमिशन लेते हो उसी दिन से बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा, और उसके बाद में 12th यानी कि आपका 11th-12th का जो सिलेबस है और जो बीएससी में आपने 3 साल पढ़ा है, 5 साल की कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। और एक एग्जाम होता है, ज्यादातर बच्चे कहीं जानते होंगे और जो नहीं जानते वो ध्यान दीजिएगा, जेम के नाम से, जेम IIT। ये IIT के लिए, IIT से एमएससी करने के लिए, IIT फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी इन सब में एमएससी भी करवाता है, मैथ्स वगैरह। तो जेम का पेपर होता है IIT जेम के नाम से। ये एग्जाम आपका ग्रेजुएशन यानी बीएससी के बाद लगता है और आपको कॉलेज अलॉट होता है। IIT से आपके पास IIT से बीटेक ही नहीं, IIT से एमएससी करने का भी आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है। वहीं से IIT में PhD के लिए भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। मेरे एक स्टूडेंट है इसी साल, उसने IIT दिल्ली से उसका PhD में एडमिशन हो गया। इसके अलावा उसने इससे पहले IIT से ही फिजिक्स में एमएससी किया। एक बच्चा IIT इंदौर से फिजिक्स से कर रहा है, वही बच्चे IIT में फिर PhD कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये PhD भी आपको करवा देता है। तो आसानी से आप रिसर्च लाइन में, एजुकेशन लाइन में आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 10+2 में और ग्रेजुएशन लेवल में ये 5 साल का जो आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, भले फिजिक्स में तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में, जूलॉजी या बॉटनी में तो उनमें बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ाई करते हो तो ये 5 साल का कोर्स अगर आपको अच्छे से आता है तो निश्चित रूप से आप IIT जेम का पेपर भी निकाल सकते हो, और IIT जेम का पेपर देकर आप रिसर्च या एजुकेशन लाइन में भी आ सकते हो IIT के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ बताई, फिजिक्स जो मैथ वाले हैं और बायो वाले। एग्रीकल्चर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में आपके पास IIT के लेवल की BHU जैसे ICR का एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ICR है, BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि एग्रीकल्चर उसका डिपार्टमेंट है, वहां से आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो। इसके अलावा राजस्थान में अगर आप देखो तो जेट का एग्जाम होता है। इसके BSc एग्रीकल्चर करने के बाद में कई बच्चे वहीं से अपना कॉलेज पूरा करने के बाद में जॉब में आ जाते हैं, जैसे बैंक में एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट में आ जाते हैं, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में AO की पोस्ट पे आ जाते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है। इसके अलावा 12th क्लास के बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, FCI में, इसके लिए भी, इसमें भी एग्रीकल्चर वालों के लिए कई पोस्ट निकलती है। तो एग्रीकल्चर में भी नो डाउट बहुत अच्छा स्कोप है। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं वो एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं, लेकिन जितना स्कोप हमें मैथ बायो में दिखता है उसकी तुलना में एग्रीकल्चर में थोड़ा कम दिखता है। लेकिन एग्रीकल्चर भी नो डाउट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको फिजिक्स मैथ से डर लगता है,
क्योंकि फिजिक्स मैथ में कैलकुलेशन थोड़ा भारी आता है। तो जो बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते लेकिन इंटेलिजेंट है, ठीक है, उनकी मेमोरी पावर अच्छी है, याद करने का तरीका अच्छा है, तो उनके लिए एग्रीकल्चर भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। बाकी आर्ट्स उन बच्चों के लिए है, खासकर जो बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, यानी RS IS की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर वो जो बिल्कुल यूं दो कैटेगरी इसमें देखिए। आर्ट्स एक बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है, लेकिन आर्ट्स को लोगों ने दो लेवल में कन्वर्ट कर दिया, एक बिल्कुल हाई लेवल और एक बिल्कुल लो लेवल, ठीक है। इस लो लेवल में वो बच्चे होते हैं जो जनरली BA कर लेते हैं आर्ट्स के बाद में, ठीक है, और फिर कंपटीशन एग्जाम करते हैं, या फिर ऐसा नहीं है, टीचिंग लाइन में बहुत अच्छे स्टूडेंट आते हैं इसमें, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के जो लेक्चर आते हैं, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाई लेवल में जो जाते हैं वो RS या फिर IS जैसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए मोस्टली BA करते हैं, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट। अगर कोई बच्चा 12th के बाद में IS करना चाहता है आर्ट्स वाला, तो मैं उसे एडवाइस दूंगा कि वो मोस्टली कॉलेज में 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करे, एक तो जियोग्राफी, एक इकोनॉमिक्स और एक पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी। अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट BA में सिलेक्ट करते हो, और मैं कहता हूं अगर आप आर्ट्स भी ले लो तो इन तीनों सब्जेक्ट को लेने का प्रयास करें। जनरली क्या होता है, कई बच्चे मैं देखता हूँ आर्ट्स में जाते हैं, एक तो जियोग्राफी ले लेते हैं, एक होम साइंस ले लेते हैं, एक ड्राइंग ले लेते हैं। इन बच्चों का भविष्य बहुत ही डरावना होता है, क्योंकि जब कॉलेज में जाते हैं तो ये सब्जेक्ट हटा देते हैं, फिर दूसरा चेंज कर लेते हैं, क्योंकक्योंकि कॉलेज में ये सब्जेक्ट मिलते नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि आप 11th से ही, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आना चाहते हो या टीचिंग लाइन में भी आना चाहते हो, तो ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स साइंस और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का प्रयास करें अगर आर्ट्स जैसा सब्जेक्ट आप लेते हो। तो आज हमने उन सभी बच्चों का, मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि उन बच्चों का मैं कन्फ्यूजन दूर कर सकूं, जिन्होंने 10th तो कर लिया लेकिन अब वो थोड़ा सा कन्फ्यूज है कि सर हम अब कौन सा सब्जेक्ट ले। तो मेरा ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो अब इसके बाद में हम कल से यानी कि 3 जुलाई से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे 11th और 12th वालों के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है। और एक वीडियो में और बनाऊंगा खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th पास कर लिया, ठीक है, वो 12th के बाद में क्या क्या कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।